गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम शुरू कर रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज़ ट्रांसफार्मर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ चुके हैं और आएंगे भी। तो व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? मैंने सबसे पहले आपको बताया था कुछ दिन पहले, यानी कुछ लेक्चर्स में इससे पहले वाले, कि जो ईएमएफ जनरेट होता है थर्मल पावर स्टेशन में या थर्मल पावर प्लांट में, जैसे एक लहरा में हमारा एक पावर प्लांट है, तो वहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होता है इट इज़ इन द रेंज ऑफ लाख ऑफ वोल्ट, लाखों वोल्ट वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो इतना सारा वोल्टेज हम घर में तो नहीं ला सकते, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे डिवाइस की जो इस वोल्टेज को रिड्यूस करके हमारे डोमेस्टिक सप्लाई में दे सकता है। डोमेस्टिक सप्लाई हमारा होता है 230 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ही डिस्कस कर ली थी, फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 हर्ट्ज़ और ये जो सप्लाई है वो है 220 से लेके 250 वोल्ट्स के बीच में ये वेरी होता है। बेसिकली 250 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर वोल्टेज होता है तब वो 250 तक जाता है। अदरवाइज साधारण इसकी रेंज जो है वो है 220 to 230। तो ये 230 वोल्ट्स घर में आ रहा है, बट वहाँ पे बन रहा है थर्मल पावर प्लांट में जो बन रहा है वो है लाखों में है, यानी 2 लाख 3 लाख जो भी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी नहीं पता, बट वो लाखों में होता है ये पता है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इस वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें इस वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए वी यूज़ दिस डिवाइस दैट इज़ ट्रांसफार्मर। सो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये इस वोल्टेज लेवल्स को कम करता है एंड इट ट्राइज टू कीप सेम पावर। हालांकि 100% इफ़िशिएंट कोई भी डिवाइस नहीं रहता, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत इफ़िशिएंसी का प्रॉब्लम आ जाता है। बट एनीवे वी आर गोइंग टू एज्यूम आइडियल ट्रांसफार्मर एंड आइडियल केस। तो आइडियल केस में ये जो पावर है, इनपुट पावर इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर, ऐसा हम एज्यूम करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सो वो दिया जाता है प्राइमरी, ये जो है ना इसे हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, और ये जो है ना ये है आपका सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो जो ईएमएफ आप जनरेट करते हो वो यहाँ पे आप प्राइमरी को दे देते हो और इसकी वजह से नाउ दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा होगा, फिगर इज 12.14। सो 12.14 पेज नंबर है 284। तो इसमें दिया है, यहाँ पे उन्होंने सॉफ्ट आयरन नहीं कहा, बस आयरन कोर कहा है इसको। सो वाई वी आर यूजिंग दिस कोर? तो इस कोर में क्या होता है, इसकी रिटेंटिविटी बहुत कम रहती है, इस कोर की रिटेंटिविटी बहुत कम रहेगी, तो हिस्टेरिसिस जो गैप है वो बहुत कम रहेगा। रिटेंटिविटी कम होना क्यों ज़रूरी है? देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आप वोल्टेज दे रहे हो इट इज़ साइनोसाइडल वोल्टेज, क्योंकि जनरेटर में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो रहता है साइनोसाइडल। तो यहाँ पे करंट ज़ीरो, मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट, फिर निगेटिव, मैक्सिमम करंट। तो उसकी वजह से फ्लक्स बढ़ता रहता है, कम रहता है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो इसकी वजह से वो जो कोर है दैट शुड नॉट गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, वो जो है ना वो परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए। तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है इस कोर का दैट शुड चेंज विथ द वेरिएशन इन करंट। सो इसकी वजह से इसकी रिटेंटिविटी जो है, यानी टू रिटेन द मैग्नेटिज्म, ये मिनिमम चाहिए। अगर फ्लक्स ज़्यादा है तो ये मैग्नेटाइज ज़्यादा होगा, फ्लक्स कम हो गया तुरंत ये कम मैग्नेटाइज हो जाएगा या फिर ज़ीरो मैग्नेटाइज, ज़ीरो नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ अ हिस्टेरिसिस। तो वो हिस्टेरिसिस की जो विड्थ है वो बहुत कम रहती है इन दिस केस। तो यहाँ पे ये जो कोर है इट शुड हैव मिनिमम रिटेंटिविटी, ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, अब ये करंट जो है ये प्राइमरी का करंट है, तो ये करंट इस कॉइल में से जा रहा है और उसकी वजह से वी आर गेटिंग फ्लक्स। And as this is a soft iron core, this is a ferromagnetic material, maximum flux will pass through this core only। तो ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी, यानी ये फ्लक्स ऐसे पास होगा। अब जो कि करंट कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स भी इसी तरह से वेरी होगा। और अगर फ्लक्स इसी तरह से वेरी हो रहा है तो अब यहाँ देखो, दिस कॉइल इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग फ्लक्स।
दिस कॉइल इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग फ्लक्स। तो इस कॉइल में से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ क्या कहता है, देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यही कंसेप्ट हमने पहले भी देखी थी म्यूचुअल इंडक्शन में। सो म्यूचुअल इंडक्शन में बेसिकली यही हमने देखा था और वही प्रिंसिपल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में। सो देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट coil, secondary coil is not constant and because of that some EMF is induced in that coil। अब जो कि हम देख सकते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज सेम। जितना फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हो रहा है वो पूरा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी से पास हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आइडियल केस की। प्रैक्टिकली क्या होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्स जो है ना वो ऐसे लीक हो जाता है। देयर इज़ अ फ्लक्स लीकेज, ठीक है। तो फ्लक्स लीक होता है टू द सराउंडिंग, एयर में जाता है, तो वो बहुत मिनिमम रहता है। क्यों मिनिमम रहेगा? क्योंकि एयर की परमेबिलिटी बहुत कम है, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज़्यादा है, ससेप्टिबिलिटी उसकी ज़्यादा है। उसकी वजह से मैक्सिमम फ्लक्स जो है दैट पासेस थ्रू द आयरन कोर, बट देयर इज़ अ सम फ्लक्स लीकेज, वो लीक हो जाता है टू द सराउंडिंग। तो 100% लीकेज नहीं बोल सकते, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो पूरा फ्लक्स जो है वो इस कॉइल में से भी जा रहा है। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ कॉइल्स इज सेम। यानी अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, मेरी स्टेटमेंट में गड़बड़ होगी। फ्लक्स पर यूनिट टर्न इज सेम, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि फ्लक्स फाई इज फ्लक्स पर यूनिट टर्न, ठीक है। NS या फिर NP बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड NS be the number of turns in secondary। NS be the number of turns in secondary। तो अब टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में? सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी इज total flux linked in primary is phi p and phi p is equal to np into phi। so ये है flux phi which is flux per unit turn, number of turns in primary are np, so phi p is np into phi। this is the total flux linked with the primary। what about secondary? secondary में जो flux link होगा वो है ns into phi, क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट टर्न इज सेम इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, क्योंकि उतना ही फ्लक्स पूरी तरह से ट्रैवल कर रहा है उस आयरन कोर में। तो ये है टोटल फ्लक्स। नाउ व्हाट अबाउट ईएमएफ इंड्यूस्ड? सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी, यस प्राइमरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ बैक ईएमएफ कंसेप्ट, क्योंकि वो भी एक इंडक्टर है, इंडक्टर यानी कॉइल है। तो कॉइल में से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहाँ पे उसका खुद का बैक ईएमएफ जनरेट होगा। सो बैक ईएमएफ जनरेट होगा। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कैन बी गिवन बाय माइनस डी फाई पी बाय डी टी। सो माइनस डी बाय डी टी ऑफ एन पी फाई। अब एन पी तो कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर लेंगे, माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी। दिस इज द बैक ईएमएफ जनरेट इन प्राइमरी कॉइल। और एक बात जान लो, ये जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एसी सप्लाई गिवन टू द प्राइमरी। सो ये ईपी जो है इट इज वोल्टेज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी। नेक्स्ट, what about voltage induced in secondary? So there will be voltage induced in a secondary coil because of mutual induction, and that can be given by ES is equal to d phi s by dt. So that is equal to
दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन एस फाई। सो ये एन एस यानी नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो मैं उसे बाहर ले रहा हूँ। सो एन एस इंटू डी फाई बाय डी टी। सो ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। और अगर मैं अभी रेशो लेता हूँ ई पी अपॉन ई एस का, तो मुझे क्या मिलेगा? ई पी अपॉन ई एस इज माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। और ये डी फाई बाई डी टी माइनस माइनस क्या कैंसिल हो गए, ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। ये एक फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है और यही तो कंसेप्ट है आपकी ट्रांसफार्मर की। अब जो वोल्टेज हम रिड्यूस कर कर के ला रहे हैं, देखो वहाँ पे बहुत सारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है आपके थर्मल पावर प्लांट में, उसको आपको रिड्यूस कर कर के लाना है। तो ये एक स्टेज में नहीं होता, देयर आर मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कई सारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो एक इसे क्या कहते हैं, उसको सब डिवीज़न या ऐसे कुछ तो नाम है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सब नाम आ जाते हैं, आप पढ़ लोगे उसे, तो उसमें ये सब कुछ आ जाता है। सो ये जो एन पी बाय एन एस होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशो। और अब इससे हम टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे। सो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे हम देख सकते हैं, देखो इफ़, अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट में देखने दीजिए क्या रेशो है, ई एस बाई ई पी लिया उन्होंने लिया ई एस बाई ई पी। अब चलिए एक काम कर लेते हैं, आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर होगा। तो अगर यहाँ तक आप आ गए हो तो लेट मी क्लियर ऑल दिस, और उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू करूँगा। सो हमें यहाँ तक ये याद रखना है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अब मैं ये पूरा मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आगे की कंसेप्ट। नेक्स्ट है, हाँ जी, तो हम यहाँ तक आ गए थे कि ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। तो मैं थोड़ा इसको उल्टा लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। ठीक है, एक और बात है यहाँ पे, मैंने अभी कहा कि हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जितनी एनर्जी आप प्राइमरी को दे रहे हो उतनी ही एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगी। यानी पावर की टर्म्स में कहा जाए, सो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अब इनपुट पावर यानी क्या? सो इनपुट पावर इज प्राइमरी वोल्टेज इनटू प्राइमरी करंट, एंड आउटपुट पावर यानी सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। सो दैट मीन्स ई पी बाय ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। आपको तो ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। सो वोल्टेज इज ई पी फॉर प्राइमरी, इनपुट यानी प्राइमरी होता है, आउटपुट यानी सेकेंडरी। सो ई पी इंटू आई पी इज इक्वल टू ई एस इंटू आई एस। सो ये जो रेशो बन गया ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा 12.50, और उसी के आगे उन्होंने कंटिन्यू किया। अब ये देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनको देखो। सो ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। तो बस ये करंट का जो रेशो है ना वो रेसिप्रोकल है, यानी इसमें इन्वर्स रिलेशन हमें दिखाई देती है करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स में। अदरवाइज वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स में हमें डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सो नाउ अगर मैं ये इक्वेशन कंसिडर करता हूँ, तो ये इक्वेशन में अगर मैं देखता हूँ, तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो यहाँ से देखो, अभी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इंटू ई पी। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो यहाँ पे ये जो रेशो है दैट विल बिकम ग्रेटर देन 1, और ई एस विल बी ग्रेटर देन ई पी।
यानी सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दैट विल बी ग्रेटर दैन वोल्टेज इन प्राइमरी। तो अब करंट का क्या होगा, करंट का हमने देख लिया, करंट का जो इन्वर्स रिलेशन है। सो इन दिस केस करंट इन प्राइमरी या फिर करंट इन सेकेंडरी विल बी लेस दैन करंट इन प्राइमरी। तो अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो उसी वक्त आप करंट को कम कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी हमने कहा कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो उसकी वजह से अगर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है प्राइमरी में तो वोल्टेज बढ़ने से आपका करंट जो है वो वोल्टेज सेकेंडरी में अगर बढ़ रहा है तो आपका करंट जो है सेकेंडरी में कम मिलेगा आपको, यानी आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आपको करंट कम मिलेगा। ये इस रेशो से आपको आइडिया मिल जाए, क्योंकि ये करंट का जो रेशो है वो इन्वर्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह के ट्रांसफार्मर को जिसमें सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइमरी, उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हम देख लेते हैं दूसरी केस। तो दूसरी केस ये है कि इफ़, ये पहली वाली केस हो गई। अब दूसरी केस है इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस दैन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इन दैट केस ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू EP। अब ये जो रेशो है ये लेस देन 1 हो जाएगा। ये रेशो अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो इन दैट केस ES विल बी लेस देन EP। तो यहाँ पे सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दैट इज लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इफ NS by NP, if NS by NP is equal to say 1/4, NS by NP is equal to 1/4, so यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ES is equal to 1/4 into EP, यानी सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ना दैट विल बी 1/4 ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी। और इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये इसी की तरह ये केस आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर यहाँ पे ये रेशो 4 हो गया, NS by NP अगर यहाँ पे 4 हो जाता है, ठीक है, तो ये जो ES है दैट बिकम्स 4 टाइम्स EP, ES बिकम्स 4 टाइम्स EP। तो ये इस तरह से आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो। हालांकि करंट, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उसी वक्त आपका करंट जो है वो कम हो जाएगा, और अगर आप वोल्टेज को कम करोगे तो आपको आउटपुट में करंट ज़्यादा मिलेगा। तो ये कंसेप्ट है जो मैं बता रहा था शुरू में कि अगर थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो वो पूरा वोल्टेज आपके घर तक नहीं आ सकता, वो ज़्यादा हैज़ार्डस है ऑब्वियसली। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ करके हम वोल्टेज को रिड्यूस करके आपके घर के वोल्टेज लेवल तक यानी 230 वोल्ट्स तक लाते हैं। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड ट्रांसफार्मर। और एक और चीज़ है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ना वो हम यूज़ करेंगे, आपने इन्वर्टर सुना हुआ, इन्वर्टर जो लाइट जाने के बाद हम यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टर को बेसिकली 12 वोल्ट की बैटरी लगा ही रहती है, तो ये 12 वोल्ट को 230 वोल्ट तक लेके जाता है इन्वर्टर, यानी वहाँ पे हम स्टेप अप कर रहे हैं। हालांकि करंट बहुत रिड्यूस होता है, इसलिए हम ज़्यादा अप्लायंसेस इन्वर्टर से नहीं चला सकते। सो वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन गेट 230 वोल्ट सप्लाई, क्योंकि उसी पे हमारे घर के अप्लायंसेस चलते हैं। सो ये था लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि फ्लक्स पर यूनिट टर्न 5 रहता है। तो टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी इज NP इंटू 5, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी इज NS इंटू 5। बाकी रेशो ले लो, फैराडेज लॉ यूज़ करो, E इज इक्वल टू d∅/dt से आप उसे आगे बढ़ के बस 2 वोल्टेजेस का रेशो लेना है और आपको टर्न्स रेशो डिराइव करना है, यानी ES/EP इज इक्वल टू NS/NP यहाँ तक आना है। तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में देयर इज़ अ सॉफ्ट आयरन कोर अराउंड विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ कॉइल्स आर वाउंड।
ठीक है, ये दोनों कॉइल्स उसके ऊपर बाउंड की जाती हैं सो दैट देयर इज अ मैग्नेटिक कनेक्शन, मैग्नेटिक लिंकेज बिटवीन टू कॉइल्स। देखो ये कॉइल्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये कॉइल्स में कोई भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। बोथ आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली कपल्ड है, क्योंकि उनमें मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमन जा रहा है। सो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि हम यानी सेकेंडरी साइड जो है विच इज़ जनरली ये लो वोल्टेज साइड, ठीक है, तो सेकेंडरी साइड जो है वो डायरेक्टली हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में नहीं आती। जो सेकेंडरी साइड जो है ना वो हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में नहीं आती। हालांकि अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करके पोटेंशियल को कम करेंगे तो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है। यस, हो सकता है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में रहते हो, यू आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद हाई वोल्टेज। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, वी आर टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द हाई वोल्टेज, यानी हमारे घर का जो सप्लाई है वो जो लाखों वोल्टेज है उससे कई दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। क्यों? ये क्यों पॉसिबल हुआ? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये एक आखिरी डिवाइस था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस को अगर डिफ़िकल्ट करना है तो कैसे पूछा जाएगा? सो कई बार ऐसा दिया जाएगा कि द इफ़िशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 80%। तो इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 80% है, इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू 80/100 इंटू इनपुट पावर। आउटपुट पावर इज इक्वल टू 80/100 इंटू इनपुट पावर। सो आउटपुट पावर क्या है? ES इज इक्वल टू 0.8 EP/IP। ES इंटू IS इज इक्वल टू 0.8 EP इंटू IP। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाता है सेकेंडरी टर्म्स में एज वेल एज प्राइमरी टर्म्स में। तो इसके ज़रिए फिर आगे के पैरामीटर्स आपको ढूंढने होते हैं, जैसे सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस इन सेकेंडरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंडरी, ये सारे रिलेशंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हर बार आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर ही न्यूमेरिकल पूछा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे मे आस्क यू रिगार्डिंग प्रैक्टिकल केस एज वेल, सो दे मे गिव यू हियर इफिशिएंसी टर्म्स। तो इफिशिएंसी यानी बस आपको यही लिखना है, इससे आपको आगे के रिलेशंस मिल जाएंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज में तो नहीं है बट हम करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम ज़रूर करेंगे। आपके एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर, तो कोई बात नहीं, हमारे पास है अलग से बहुत सारे क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफार्मर, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये थी पूरी थियरी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर भी इसी के आधार पे है, दैट इज़ एसी करंट, बट उसे हम सेपरेटली उन्होंने अभी सेपरेट कर लिया। पहले ये दोनों एक साथ पढ़ाते थे, अब दोनों चैप्टर्स अलग हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग है, एसी करंट अलग हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो अब थियरी एक बार आप फिर से पढ़ो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़ना मत भूलना, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल में कुछ अच्छे डेरिवेशंस उन्होंने दिए हैं। यस, यानी न्यूमेरिकल्स नहीं है वो एक्चुअली है डेरिवेशंस, तो वो आपको पढ़ने हैं। और अगर डाउट है तो वो हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट सेशन में। सो ये थी पूरी थियरी। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज, यानी इसके एमसीक्यूज़ हो सके तो अभी टाइम कितना बचा, थोड़ा ही टाइम बचा, तो हम इसको एमसीक्यूज़ एटलीस्ट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो एक्सरसाइज आपके सामने रखो, मैं एमसीक्यूज़ लिखने नहीं वाला हूँ, आप ही को आपके सामने देखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे पहला एमसीक्यू दिखाई दे रहा है और वो बहुत ही सिंपल है। हाँ, बट सिंपल तब होगा जब सारे रिलेशंस आपको एग्जैक्टली पता है। देखो न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम सिंपल ही आपको आएंगे, प्रोवाइडेड आपको सिंपल कब होंगे, जब सारे रिलेशंस आपको पता है, जो इक्वेशंस है वो सारे आपको याद रहना ज़रूरी है। पहला एमसीक्यू है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज केप्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एरिया दिया है, पहला एमसीक्यू है, एरिया दिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला,
और पूछा है कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, ठीक है। नंबर सर्कुलर कॉइल जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं वो है 100। सो जो फ्लक्स है, द फ्लक्स कैन बी गिवन बाय NBA, ये आपको पता होगा, द फ्लक्स इज गिवन बाय NBA। देखो एक ही टर्न है तो फ्लक्स इज B इंटू एरिया, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यानी अगर मल्टीपल टर्न्स है सो दैट मीन्स द फ्लक्स इज NBA। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 100, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 एंड एरिया इज 1, सो योर आंसर इज 100 वेबर। इन शॉर्ट हम वेबर को WB लिखते हैं, सो द आंसर इज ऑप्शन B। ये था आपका पहला MCQ। नेक्स्ट इज सेकंड। अब सेकंड में क्या कहते हैं देखते हैं। अ कंडक्टर रॉड ऑफ लेंथ L is moving with velocity V in a direction normal to the magnetic field. What will be the magnitude of induced EMF produced between the ends of the moving conductor? ये भी हमने देख लिया है। So the EMF induced is BLV. The EMF induced is BLV. ये दो डेरिवेशंस में हमने लगभग देखा है, इस तरह के दो डेरिवेशंस थे और उन दोनों में हमने यही देखा है कि द EMF induced is BLV। हालांकि इसके लिए आपको डेरिवेशन वापस से रिवाइज करना पड़ेगा अगर ज़रूरत है तो। थर्ड MCQ है वो ये है, टू इंडक्टर कॉइल्स विथ इंडक्टेंस 10 and 20 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स एज पर द रिलेशन या फिर एज पर द फॉर्मूला गिवन इन योर टेक्स्ट बुक फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस the resultant inductance L is L1 plus L2। सो यहाँ पे एक है 10 मिली हेनरी का और दूसरा है 20 मिली हेनरी का। सो द रिजल्टेंट इंडक्टेंस इज 30 मिली हेनरी। द रिजल्टेंट इंडक्टेंस इज 30 मिली हेनरी। सो द ऑप्शन हियर इज B। अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट MCQ, that is fourth MCQ है, a current through a coil of self inductance 10 millihenry increases from 0 to 1 ampere in 0.1 second. What is the induced EMF in a coil? So induced EMF in a coil E can be given by minus d phi by dt, but फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़। अब यहाँ मुझे देखने तो नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह कुछ दिए है क्या, नहीं दिए, एक ही कॉइल दी है। सो इट इज़ L इंटू आई, सो माइनस L di/dt। ये हमने इंडक्टेंस के टाइम पे पढ़ लिया था, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ और माइनस साइन को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो L di/dt को हम लिख सकते हैं डेल्टा I अपॉन डेल्टा t, चेंज इन करंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन इन विच दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस। सो L जो है यहाँ पे इंडक्टेंस जो है यहाँ पे वो कितना दिया है 10 मिली हेनरी। सो 10 इंटू 10⁻⁻3। जो चेंज इन करंट है वो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 1 एम्पियर जा रहा है, यानी चेंज इन करंट कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1 सेकंड, 0.1 यानी 10⁻⁻1। तो जो यहाँ पे आंसर मुझे मिल रहा है ना वो है 10 इंटू 10⁻²। अब जो ऑप्शंस दिए हैं ना वो कैसे दिए हैं, यस 10 इंटू 10⁻² यानी ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट। इतना EMF यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप करंट ऑफ 1 एम्पियर इन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी। सो इंडक्टर की जो एनर्जी रहती है, सो इंडक्टर में जो एनर्जी रहती है वो हमने डिराइव कर ली थी। सो एनर्जी इंडक्टर यानी क्या है ये भी मैंने बता दिया। इंडक्टर यानी आप कोई भी कॉइल ले सकते हो या फिर कोई भी सोलेनॉइड ले सकते हो, बट उसकी एक वैल्यू हमने, इसका एक पैरामीटर हमने ढूंढ लिया है, दैट इज इंडक्टेंस। सो एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज हाफ L/I², और ये हमने कंपेयर किया था हाफ mv² से। सो इंडक्टर की जो एनर्जी है वो है हाफ
एल जो है यहाँ पे इंडक्टेंस जो है वो 20 मिली हेनरी यानी 20 इंटू 10⁻³ और करंट का स्क्वायर, करंट है यहाँ पे 1 एम्पियर तो वो 1 ही आ जाएगा। सो ये 10 इंटू 10⁻³ जूल। तो ऐसा कुछ है कि आपके पास, यस इट इज़ 10 मिली जूल, ये आपका आंसर आ रहा है। सो ये जो है ऑप्शन आपका ए है। सो दीज आर द 5 MCQs विच आर गिवन इन योर एक्सरसाइज। और उसके बाद उन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। चलो अच्छा है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। एक बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है 5th वाला, उसे भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल से शुरुआत करूँगा, थियरी लेक्चर्स हम आपको बता देंगे, नोट्स में दे देंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर।